हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। मैं आज बात करने वाली हूँ एमपीपीएससी आंसर राइटिंग के बारे में। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो डाला था जो कि 4,4500 लोगों ने देखा और मैंने उसमें बोला था कि जिसको भी प्रॉब्लम हो वो मुझे अपना आंसर लिख के भेजें नंबर पे, व्हाट्सएप पे, और मैं उनको फीडबैक दूंगी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे अपने आंसर्स लिख के भेजे और मैंने उनको फीडबैक दिया है। मुझे ये समझ में आया कि आंसर राइटिंग में अभी कई लोगों को जो है तो मुश्किलें जा रही हैं, बहुत दिक्कतें जा रही हैं। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसके लिए एक सीरीज लेके आऊँ 10 क्लासेस की, ताकि एमपीपीएससी आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें जिसके कारण आपका नहीं निकल रहा है या आप उतने अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं, या जो भी कमियां हैं आपकी, जो भी मिस्टेक्स हैं, उनको कम करने के लिए और आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक 10 क्लासेस का एक सीरीज बनाऊं एमपीपीएससी आंसर राइटिंग के बारे में। और क्योंकि ये 10 क्लासेस का एक सीरीज होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब इसका नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप प्रॉपर तरीके से सारे वीडियो देख सकें और अपने अपने राइटिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, अभी मैं बेसिक सिखा रही हूँ एमपीपीएससी आंसर राइटिंग का, और उसके बाद जो है तो मैं आपको बेसिक से एक्सीलेंस तक लेके जाऊंगी। और ये मैंने जो मेंस निकाले हैं, मैंने मेंस जो दिया है एग्जाम, उसके बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों से ये सब शेयर कर रही हूँ। एमपीपीएससी आंसर राइटिंग का 3x3x3 का फॉर्मूला जो है तो वो मैंने यूज किया है, अपनाया है, और वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इसको किस तरीके से आपको यूज करना है और ये फॉर्मूला है क्या। और कॉपी आप अपनी ऐसी बनाइए, ऐसा लिखिए, ऐसा रिप्रेजेंट कीजिए कि एग्जामिनर बोले इसकी कॉपी चेक करने में मजा आ गया। और जब एग्जामिनर को मजा आएगा तो दोस्तों आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। अब यही है कि अगर एक आंसर में 3 बातें शुरू में और 3 बातें बीच में और 3 बातें अंत में आ जाएं तो समझो आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 3 बातें शुरू में, 3 बातें बीच में, 3 बातें अंत में, ये आखिर ये 3 बातें हैं क्या, सोच रहे हो ना? तो चलो देखते हैं कि 3 बातें हैं क्या। तो पहले 3, यानी जो पहले 3 है वो क्या है? वो भूमिका है, इंट्रो है, प्रस्तावना है, जिससे आपका आंसर शुरू होगा। वो क्या है? ये भूमिका है। मान लो अब आपने कई आंसर राइटिंग किए होंगे, कई जगह पे आपने आंसर टेस्ट सीरीज दी होगी, एफएलटी लिखे होंगे, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा और आपने कभी ये जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज फलाना कोचिंग में दे रहे हैं वहाँ आपने पूछा नहीं होगा कि मेरे जो इंट्रो में, मतलब मेरे जो मार्क्स कम आए हैं क्वेश्चन में, वो क्यों कम आए हैं, मैं किस तरीके से अपने इंट्रो को, अपने भूमिका को और अच्छा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो चलो, आपने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ आप लोग के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है इंट्रो में। इंट्रो में ध्यान देना है, उसके लिए सबसे पहले क्या है, वो क्वेश्चन समझना है। कि अब कई बच्चे क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ भी पूछे तो एक इंट्रो बना लिए, उसी को छपका दिए हर जा रहे। ऐसे नहीं होता, ऐसे आप करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब पूछ रहा है वो सामाजिक के बारे में और आप लिख के आ गए हो उसके नेचर के बारे में, इंट्रोडक्शन उस हिसाब से दे दिए हो कि तब इसकी मतलब ये खोजा गया, ये है, ये काम नहीं चलेगा। इस हिसाब से समझ में आएगा कि आपकी समझ अभी कम है, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हो, डिकोड ही नहीं कर पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर के मन में आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन बनेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, प्रश्न को डिकोड कीजिए। सबसे पहले देखिए कि पूछ क्या रहा है, वो सामाजिक दशा के बारे में पूछ रहा है, सोशल जो कंडीशन थी उसके बारे में पूछ रहा है, पॉलिटिकल पूछ रहा है, इकोनॉमिकल, क्या पूछ रहा है वो, उस हिसाब से ही अपना इंट्रो बनाइए। उसके बाद एक लाइन में डिफाइन कीजिए उसको। प्रश्न को डिकोड करने के बाद एक ये नहीं कि आपने 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन ही दे दिया, प्रस्तावना, ये निबंध नहीं है कि आपको यहाँ पे एक पेज पूरा इंट्रोडक्शन से भर देना है। ये 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन में ही इंट्रो डिफाइन करना है, और 7 नंबर वाले में तो 1 लाइन में ही आप डिफाइन कीजिए। दूसरा है बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट। कोई क्वेश्चन आया, आपने उसको डिकोड किया, समझा, उसका इंट्रो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि उसका एक बैकग्राउंड हो गया, कॉन्टेक्स्ट भी आप कुछ दे सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, नीति हो गई, करंट, इन सब से रिलेटेड आप इंट्रो बना सकते हैं। एक लाइन में आंसर की दिशा तय कीजिए, मतलब आपको जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसके बारे में जो उसको मतलब इंट्रोडक्शन में ये
जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए कि आगे का आंसर आपकी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। अब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा। अब इसकी भूमिका जो मैंने बनाई है, जो मैं अभी अब मेंस मैंने क्लियर किया है, और मैं जिस तरीके से इंट्रोडक्शन भूमिका बनाते आ रही हूँ, मैं उस तरीके से आप लोगों को बना के आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। इसकी भूमिका कुछ ऐसी हो सकती है। संविधान किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है। भारतीय संविधान की संरचना इसकी विशेषताओं में झलकती है। अब जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, भारतीय संविधान की संरचना की एक विशेषता है, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके का इंट्रो बनाया गया है। मैंने पहले क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे लिखा है कि पहले प्रश्न को डिकोड करिए और एक लाइन में डिफाइन करिए, तो मैंने यही फॉलो किया और भारतीय संविधान का जो ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने समझा और एक लाइन में क्या किया है, डिफाइन किया है। आप भी इसी तरीके से कीजिए, हर क्वेश्चन को समझिए। और ये आपका यहाँ पास कुछ और भी इंट्रो हो सकता है, ये नहीं है कि यही परफेक्ट इंट्रो है और आपको ऐसा ही यही इंट्रो लिख देना है अगर ये क्वेश्चन है, नहीं, आप अपने हिसाब से भी बनाइए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप बना सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, इतना माइंड में रखिए कि जब आप क्वेश्चन का इंट्रो बना रहे हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन को ही ध्यान रखते हुए इंट्रो बनाना है और एक लाइन या दो लाइन से ज़्यादा आपको इंट्रो नहीं बनाना है अपना, वरना वहीं पे आपका जो है तो मार्क्स कट जाएंगे। अब क्या है कि कई बच्चों का जो है तो प्री नहीं निकल रहा है, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर से प्री रुक रहा है और कई मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं प्री से रिलेटेड आते हैं और मैंने कई बार जो है तो लगातार प्री निकाला है। मैंने जितने बार भी एग्ज़ाम दिए मेरा प्री हर बार निकला है और हमेशा कट ऑफ से ज़्यादा आए हैं और मैं जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरा जो है तो प्री में अच्छे मार्क्स आए हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को भी कोई दिक्कतें जा रही हैं प्री से रिलेटेड तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है और ये आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, प्री मेंटरशिप प्रोग्राम MPPSC 2026 का, और इससे आप जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें से 20 बच्चे जो हैं उन्हीं को बस जोड़ा जाएगा और ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा मेंटरशिप प्रोग्राम। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके और ऐड हो सकते हैं। तो उसमें जो भी दिक्कतें आपको प्री से रिलेटेड आ रही हैं या क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें गाइड की जाएंगी, बताई जाएंगी और आपके प्री निकलने में एक छोटा सा रोल जो है तो एक मेरी भूमिका छोटी सी रहेगी। अब हम आते हैं हमारे, अभी हमने पहले 3 की बात की, अब आते हैं हम अपने दूसरे 3 पे जो कि मुख्य भाग है, बॉडी है, जो कि आपका आंसर में सबसे ज़्यादा जगह जो है तो किस में जाती है, जो मुख्य भाग होता है, बॉडी होती है, उसमें जाती है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे तो आप पूरा आंसर मुख्य भाग में ही, उसकी बॉडी में ही लिखते हैं। इसीलिए ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है आंसर राइटिंग के लिए। अब इसमें कई लोग क्या है कि लिखते बहुत अच्छे हैं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उनसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है, सब चीज़ अच्छा। अभी मेरे पास कई कॉपियाँ आई हैं, मैंने देखा कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो वो कर रहे हैं, जैसे कीवर्ड का प्रयोग ना करना। अरे कीवर्ड का प्रयोग नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर कम मिलेंगे, फिर रोओगे बाद में, अरे मैंने तो इतने अच्छे से लिखा, मैंने तो मेरी राइटिंग अच्छी है, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ। अरे तो निबंध प्रतियोगिता थोड़ी हो रही है यहाँ की, निबंध प्रतियोगिता हो रही तो वो आपके राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पे मार्क्स मिलेगा। इतने से बस काम नहीं चलने वाला, आपको कई सारी चीज़ें, कई डायमेंशन सोचने हैं, कई डायमेंशंस को कवर करने हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, कीवर्ड बेस्ड पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये कई बच्चे क्या है कि इसको मिस कर देते हैं और बिल्कुल वो अभी भी क्या है कि अपने वो 12th ग्रेजुएशन वाले जोन में रहते हैं और उसी तरीके से आंसर लिख देते हैं। और MPPSC इस तरीके की आंसर डिमांड नहीं करता है। आप उसमें जो भी है मेन पॉइंट्स हैं, कीवर्ड हैं, उनको लिखिए, उनको अंडरलाइन कीजिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसका जो फोकस है वो डायरेक्ट उस पे चला जाए। उसके बाद फ्लो चार्ट, कई बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं जिनकी कॉपी में मैंने फ्लो चार्ट देखा है, डायग्राम, टेबल, मैप, ये सारी चीज़ें बहुत कम हैं। इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। ये सब चीज़ें क्या है कि आपका जो मेन पार्ट है, बॉडी है आंसर का, उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल, इफेक्टिव
और आप जो अपनी बातें कहना चाहते हैं वो कम शब्दों में और सटीक तरीके से जो है तो एग्जामिनर तक वो पहुंच जाएंगी वो बातें। समसामयिक उदाहरण हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, उनको जोड़े, या कोई रिपोर्ट जैसे कि बेरोजगारी से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट आती है, नेशनल सैंपल सर्वे होता है, वो बेरोजगारी के ऊपर जो है तो रिपोर्ट इकट्ठा करता कलेक्टर और प्रकाशित करते हैं। आप उनके आंकड़ों को अगर आपने याद किया है उनको याद करिए, पढ़िए, और अगर आप वो लिख रहे हैं कहीं पास भी तो वो क्या है कि वो जो बोलते हैं ना सोने में सुहागा, तो यानी आपका आंसर राइटिंग सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर आपने एक करंट अफेयर की या बातें लिख दी, मतलब वो आपके आंसर में 4 चांद लगा देगा। मतलब अगर आपको 10 में अगर 5 नंबर मिलने वाले हैं तो आपको वो 2 नंबर आपका बढ़ा देगा। इससे ये पता चलेगा कि जो एस्पिरेंट है उसको अपने आसपास के करंट की सब सारी जानकारी पता है, वो अवेयर है, ये एग्जामिनर के मन में जाएगा और वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। और एक पॉइंट और है कि जो बुलेट्स होती हैं, छोटे छोटे बिंदु हो गए, उनमें प्रेजेंटेशन बेहतर लगता है। आप उनको उस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, और एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब क्या है ना कि पैराग्राफ में लिखते हैं ना तो एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ लिखी हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। लेकिन जब आप बुलेट में प्रेजेंटेशन करके अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। पॉइंट वाइज लिखिए, ये सारी चीज़ें हैं। मैप बनाइए, जहाँ जहाँ पे भी मैप आप बना सकते हैं, यूज है, वहाँ पास बनाइए। जो भी क्वेश्चन मैप से रिलेटेड आ रहे हैं वहाँ पे ज़रूर मैप बनाइए। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में तो मैप को बिल्कुल भी मत भूलिए आप। 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मैप बना सकते हैं ज्योग्राफी में। अब आखिरी 3 आया, पहले 3 हो गया, दूसरे 3 हो गया, अब आखिरी 3 यानी कि कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष जो होता है वो जो क्वेश्चन होता है वो उसका लास्ट में आपने एक अपने तरीके से एक सजेशन लिखा है, उसको आपने उसको कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से क्या है कि जब आप क्वेश्चंस को रैप अप कीजिए तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी क्या डिमांड है उसी हिसाब से रैप अप कीजिए, उसी हिसाब से उसको कंप्लीट कीजिए। और कंक्लूजन लिखते टाइम जरूर कोई विजन या सुझाव दीजिए। आप जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड या जो भी उसमें प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ें उससे रिलेटेड कोई एक पॉजिटिव विजन, कोई सुझाव आपके मन में जो भी अच्छा पॉजिटिव हो। लेकिन ये याद जरूर रखिएगा नेगेटिव कुछ भी नहीं लिखना है। नेगेटिव लिखोगे तो लंबे से लग जाओगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। पॉजिटिव ही लिखना। उसके बाद मत बोलना कि दीदी मैम आपने तो ये बताया तो हमने लिख दिया, लेकिन उसमें पॉजिटिव लिखना है। सुझाव दो लेकिन नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको किसी जैसे चाणक्य हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या कोई भी हो गए, उनके अगर आपको कोई कोट्स याद हैं जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और उसके एंड में एक बहुत अच्छा सुझाव उससे बन रहा है पॉजिटिव, या कोई मोरल स्टेटमेंट्स नीति वाक्य हैं, उनसे अगर आप ख़त्म कर रही हैं उस आंसर को तो वो और ज़्यादा आपके आंसर को इफेक्टिव बनाएगा और ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। और जैसे कि एक एग्जाम यही है कि वास्तव में जब तक समावेशी विकास नहीं होगा तब तक संविधान का सपना अधूरा रहेगा। अब ये क्या है, एक सजेशन है इसमें कि समावेशी विकास नहीं होगा, यानी कि हमें क्या करना, समावेशी विकास होना चाहिए। और जब समावेशी विकास होगा तो संविधान का सपना भी पूरा हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव सजेशन है, ये एक विजन दिखा रहा है आपकी एक दूरदर्शिता दिखा रहा है कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं। ये सब क्या है कि एक एस्पिरेंट जो होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, उनकी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। उसको विजनरी होना चाहिए, सजेशंस होने चाहिए उनके पास हर प्रॉब्लम के। ये कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब आपके पहले 3 हो गया, दूसरे 3 हो गया और आखिरी 3 हो गया। तो ये अभी हमने आपको बिगिनिंग बेसिक सिखाया है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बेसिक में सिखाई गई हैं। अब जो अभी और वीडियोस आएंगे, क्लासेस आएंगी आपकी, उसमें आपको और इनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा और बताया जाएगा कि और किस तरीके से आप लिखें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जामिनर से आप ले सकें और अपना मेंस क्लियर कर सकें। तो अगली बार आप जब मेंस का कोई भी आंसर लिखें तो बस याद रखिए, क्या याद रखिए, 3 भूमिका में, 3 मुख्य भाग में और 3 निष्कर्ष में। यही क्या है आपका 3/3/3 का फॉर्मूला।
जो आपके आंसर को क्या कर देगा, एवरेज से एक्सीलेंट बना देगा। और आपको जो कोई भी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी कॉपी भेज सकते हैं। एक बार आपकी कॉपी चेक करके आपको फीडबैक दे दिया जाएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।